नमस्कार दोस्तों, मैं गणपत सिंह राजपुरोहित आज पुनः एक बार नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष हाजिर हो रहा हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, उन वैकेंसीज़ में निश्चित सफलता कैसे प्राप्त करें, उस पर एक स्ट्रेटजिक मोटिवेशनल वीडियो जो है वो उस पर मैं बात करूंगा आज। सबसे पहले मैं अभ्यर्थियों की जितनी भी प्रतिक्रियाएं वीडियो के कमेंट सेक्शन से मुझे जो प्राप्त हुई है उनके ऊपर बात करूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर वीडियो जल्दी दीजिए। उन सारे अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि ये संभव नहीं है। दरअसल मेरा पदस्थापन जैसलमेर में है और वीडियो सेटअप पूरा बाड़मेर में है। ऐसी स्थिति में जैसलमेर से बाड़मेर आकर वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो हर रविवार को जैसे ही मैं बाड़मेर आता हूँ तो एक आध वीडियो बना के जाता हूँ। तो आप मेरे से ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं निरंतर हर एक दो दिन बाद में वीडियो दूंगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब मेरी पोस्टिंग बाड़मेर होगी। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मैं एक प्रकार से माफ़ी मांगता हूँ कि यह संभव नहीं हो पाएगा कि मैं निरंतर आपके समक्ष जो है वो वीडियो देता रहूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे परिस्थिति अनुकूल होती जाएगी, मैं समय समय पर वीडियो देते रहूँगा। अब बात करता हूँ कि निश्चित सफलता के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक सही निर्णय लेना ज़रूरी होता है कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर मैं पटवारी की करूं, कि रीट की करूं, कि पुलिस की करूं, कि सेकंड ग्रेड करूं, फर्स्ट ग्रेड करूं, क्या करूं आखिर। देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी पसंद के कपड़े पहनता हो, अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल जीता हो, अपने पसंद के स्थान पर घूमता हो, पसंद का खाता हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को हमेशा अपने पसंद की ही जॉब चुननी चाहिए, अपने पसंद के ही लक्ष्य तय करने चाहिए। किसी और को यह पूछना कि मैं किसकी तैयारी करूं, निहायत ही गैर ज़रूरी प्रश्न है। इसलिए मैं सारे अभ्यर्थियों को एक बात बताना चाहूँगा कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ये आप स्वयं निर्धारित करें, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस मामले में आपकी एक मदद कर सकता हूँ कि मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊँ, उस पॉइंट के आधार पर आप तय करें कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं उन बिंदुओं पर बात करूंगा जिनके आधार पर कभी आपको ये निर्णय नहीं लेना है कि आपको किस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। पहली बात, अधिकांश अभ्यर्थी किस एग्ज़ाम की तैयारी करें ये इस बात पर तय करते हैं कि किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है। देखिए, पोस्ट अधिक हो चाहे कम हो, सिलेक्शन पोस्ट संख्या पर निर्भर नहीं करता, सिलेक्शन निर्भर करता है आपकी तैयारी पे। तो आप कभी ये निर्णय नहीं ले, इस आधार पर निर्णय नहीं ले कि पदों की संख्या कितनी है। दूसरी बात, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इस बात पर निर्णय लेते हैं कि ग्रेड कौन सा, फर्स्ट ग्रेड है कि सेकंड ग्रेड है कि थर्ड ग्रेड है। कुछ बेरोजगार अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी कहीं नौकरी नहीं लगी हुई होती, वो सोचते हैं कि थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन करूंगा तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे के ग्रेड पे आते हैं, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर के ग्रेड की और प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन कम होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी सेवा में नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा थर्ड ग्रेड में पहले हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में थोड़ा मुश्किल से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किस एग्ज़ाम की कैसी तैयारी करते हो, सिलेक्शन सारा उस पर निर्भर करता है। ग्रेड के आधार पर कंपटीशन तय मत कीजिए आप। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि जो भर्ती है उस भर्ती के अंदर एक प्रकार से अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, कितने लोग उसमें फॉर्म भर रहे हैं, उस आधार पर निर्णय लेते हैं। यह भी एक प्रकार से गैर ज़रूरी है। सबसे निरर्थक बात है कि आप ये अगर देख रहे हो कि किस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूं और उसमें आप अगर अभ्यर्थी कितने फॉर्म भर रहे हैं ये देख रहे हो, तो ये सबसे यूँ कहिए कि निम्न स्तरीय सोच है। इसलिए आप ये कभी मत देखिए कि कितने अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म भर रहे हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि
क्या ये भर्ती प्रक्रिया मेरे दायरे में है कि नहीं है। इसलिए कुछ ये चीज़ें थी, इनके आधार पर आप कभी निर्णय मत कीजिए कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी परीक्षा को केंद्र में रख के तैयारी करनी है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बिंदु बताना चाहूँगा जो आपको निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। देखिए, किस एग्ज़ाम की तैयारी करें उससे पहले सबसे पहली बात जो आपको कंसिडर करनी है वो कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। सबसे पहले आप वो भर्तियाँ निकालिए जिनमें आप एलिजिबल हैं। अब आप जब एलिजिबल है तो उसके बाद आप जिन जिन वैकेंसीज़ में एलिजिबल है उन सारी वैकेंसीज़ का पाठ्यक्रम देखिए। कौन सा पाठ्यक्रम है जो आपके लिए रुचिकर है और आपके दायरे में है। आपको लग रहा हो कि ये पाठ्यक्रम ऐसा है जिसको मैं बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ और जिस पाठ्यक्रम की आपकी पहले से अच्छी प्रिपरेशन भी है, तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया को आप चुनिए। या उसके बाद में दूसरी बात जो आती है वो ये कि पद वगैरह नहीं देखने की किस वैकेंसी में कितने पद हैं। आप ये देखिए कि आपने अगर पहले से किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी की और आप बहुत कम मार्जिन से रहे हो तो आपको और अच्छे से उस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो गलतियां पिछली वैकेंसीज में रही थी वो गलतियां आगामी वैकेंसी में न रहें। तो लक्ष्य निर्धारित करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप एलिजिबल हो, वो पाठ्यक्रम जो है वो आपके दायरे में है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हो रही हो, 3-4 बार उस पाठ्यक्रम को आप आराम से पढ़ पा रहे हो, तो ऐसी भर्ती प्रक्रिया को आप चुनिए और उस भर्ती प्रक्रिया की जो है आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। एक और सामान्य कन्फ्यूज़न बच्चों में ये भी रहता है कि सर अगर 2 वैकेंसी एक साथ आती है और दोनों ही रुचि करो तो किसकी तैयारी करें। जैसे अभी बहुत सारे अभ्यर्थी है जो रीट और पटवारी में कन्फ्यूज़ है, तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों को यही कहूँगा कि आप सबसे पहले जो कॉमन सिलेबस है उसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में जो भर्ती प्रक्रिया पहले होती है उस भर्ती प्रक्रिया की आप तैयारी कीजिए और उसको आप अच्छे तरीके से दे दीजिए। और चूंकि 2 भर्ती परीक्षाओं के बीच में काफ़ी टाइम भी होता है, तो आप अगर एक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते हैं तो दूसरी परीक्षा को आराम से आप 2-3 महीने में कवर कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक सही डिसीज़न लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैंने पॉइंट बता दिए, इन पॉइंट के आधार पे आप सबसे पहले तय कीजिए कि मुझे कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जिस दिन ये तय हो जाता है आपका कि मुझे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या रीट या इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये तय होने के बाद में आप उस वैकेंसी का पाठ्यक्रम निकालिए और उस पाठ्यक्रम का प्रत्येक बिंदु अच्छे से याद कर दीजिए। पाठ्यक्रम याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम याद नहीं होगा तब तक हम अध्ययन सामग्री में से ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में है, कौन सा बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाठ्यक्रम आप निकालिए और उसको याद कर लीजिए। पाठ्यक्रम याद करने के बाद में किसी भी अनुभवी व्यक्ति, सफल व्यक्ति से उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अच्छे से ऑथेंटिक किताबें जो हैं वो आप लाइए। हालांकि इस संबंध में मैंने कई वीडियो भी जारी किए, कई एग्ज़ाम से रिलेटेड। भविष्य में भी मैं ऐसे वीडियो जारी करता रहूँगा, पुलिस से रिलेटेड, एसआई से रिलेटेड, आरएएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं आगे और जारी करने वाला हूँ। तो आप ऐसी ऑथेंटिक किताबें लाइए। किताबें लाने के बाद में आप उन किताबों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब पढ़ना कैसे है उससे संबंध में मैं कुछ बिंदु बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उस पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं उनको कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना होता है। अब करना कैसे है मैं आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश करूँगा। प्रथम रीडिंग, सबसे पहले एक किताब को उठाइए और उस किताब को आप पहली बार पढ़िए। पहली बार पढ़ते वक्त कभी नोट्स नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें मिलेगी, तब आपको लगेगा कि पहली बार जो नोट्स बनाए वो पूर्ण नहीं है। इस स्थिति में पहली बार आप सिर्फ किताब को अपनी नज़र से निकालिए, अच्छे से पढ़ दीजिए। उसके बाद जब आप दूसरी बार किताब पढ़ोगे, उसको सेकंड रीडिंग करोगे, तब आप उस किताब में पेंसिल चलाइए। जो जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उनकी नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। इस बार भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। जैसे आप थर्ड रीडिंग करते हैं तो थर्ड रीडिंग के टाइम में आप फिर पेंसिल चलाइए और किताब के किनारों पे लिखिए, किताब के आंतरिक भागों में जहाँ जहाँ गैप रहता है वहाँ पे लिखिए। मोस्ट प्रश्नों को, जो भी बिंदु है उनको हाईलाइट कर दीजिए। तीसरी बार जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तब आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ चीज़ें याद हो रही है
और उसके बाद में लास्ट चौथी रीडिंग के साथ में आप एक रजिस्टर लेके बैठिए और मिनिमम लिखिए, मैक्सिमम याद कीजिए। और चौथी रीडिंग के बाद में जो चीज़ें आपको लग रही है कि अभी भी कन्फ्यूज़न है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को अपनी डायरी में नोट्स के रूप में उतार दीजिए। इससे क्या होगा कि संक्षिप्त नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और उस किताब से रिलेटेड सारी चीज़ें सारगर्भित रूप से आपके रजिस्टर में आ जाएगी। फिर जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपको किताब पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप वो नोट्स पढ़कर भी उस किताब की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस लाइए, उसके अकॉर्डिंग किताब लाइए और उस किताब को 4 बार पढ़िए। चौथी बार पढ़ने के बाद आप उस चौथी बार पढ़ते वक्त उस किताब के नोट्स बनाइए। ऐसा करने पर वो किताब आपको याद हो जाएगी और वो किताब आपको निश्चित रूप से परीक्षा में मददगार साबित होगी। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि एक समय सर एक ही विषय पढ़ें कि बहुत सारे पढ़ें। देखो, हर व्यक्ति की पढ़ने की शैली अलग होती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप बहुत नए अभ्यर्थी हैं तो आपको एक टाइम में एक ही विषय पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप अगर एक टाइम में 2 विषय पढ़ते हो तो बोर नहीं होंगे और बढ़िया रहेगा, और 2 विषय पढ़ने भी चाहिए। लेकिन आप अगर नए अभ्यर्थी हो, कंपटीशन की फील्ड में पहली बार आ रहे हो, तो आप अगर भूगोल ले रहे हो तो पहले भूगोल को जितने भी प्राथमिक स्रोत हैं, जो भी आप किताब लाए हो, उस किताब की भूगोल पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप राजनीति ला रहे तो राजनीति तैयार कीजिए, उसके बाद हिस्ट्री ला रहे तो हिस्ट्री तैयार कीजिए। ऐसे अगर आप 5 से 6 महीने तक अगर आप ऐसी सारी बेसिक्स किताबें जो है वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका एक प्रकार से मूलभूत जो नॉलेज है वो अच्छा हो जाएगा। और ये होने के बाद में आप एक साथ 2 किताबें भी पढ़ सकते हैं। अब कुछ अभ्यर्थी ये भी प्रश्न करते हैं कि सर जो किताब हम पढ़ते हैं उन किताबों के साथ में क्या हमें बोर्ड और एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं सारे अभ्यर्थियों को एक सीधी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आप स्टार्ट 6ठी से 12वीं किताबों से ही करें। 6ठी से 12वीं तक की जैसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप ऑथेंटिक किताबों की तरफ आइए। और अगर आप पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं और अगर आप ऐसे फेज पे हैं कि जहां आप बहुत कम मार्जिन से रह रहे हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। ये ऐसी किताबें हैं जो आपका फाउंडेशन अच्छा करेगी, और जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तब तक किसी भी परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो मेरा ये मानना है कि ऑथेंटिक किताबों के साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उन किताबों को भी अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी है। यह एक सहायक सामग्री है और इनको हर अभ्यर्थी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कुछ विद्यार्थी इस संशय में भी रहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़े कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़े। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी थोड़ा फैक्ट बेस पे कम चला है और कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा चला है। तो किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आप पढ़िए। अब बात आती है नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, दोनों अपने आप में ब्रिलियंट उम्दा किताबें हैं। तो आप एनसीईआरटी जो भी आपके पास है वो पढ़िए। और जहाँ तक राजस्थान बोर्ड की बात आती है तो ये कंसेप्ट पे कम चलता, फैक्ट पे ज़्यादा चलता, इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो मेरा ये मानना है कि आप एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड दोनों ही पढ़िए। और नई और पुरानी की जहाँ तक बात है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास नई है या पुरानी है, जो भी है आपके पास वो सारी किताबें जो है सबसे पहले वो तैयार कीजिए। अगर आपने 12वीं पास कर ली और अगर आप कॉलेज में आ गए हैं तो आप सबसे पहले यही काम कीजिए। बोर्ड और एनसीईआरटी पूरा करने के बाद आप ऑथेंटिक किताबों पे आइए, और जैसे ही आप इन ऑथेंटिक किताबों को पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी की शब्दावली वगैरह जो थी वो आपको बहुत मदद करने वाली है। और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम में जो आपने एग्ज़ाम का जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को आप निश्चित रूप से बनाने में सफल होंगे। जैसे ही 4 बार रीडिंग हो जाती है, आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी पढ़ ली जाती है, तब आपको लगने लग जाएगा कि आपका कोर्स अच्छे से पूरा हो चुका है। और जैसी यह स्थिति आ जाती है तो उसके बाद में अगला जो चरण आता है वो होता है प्रैक्टिस। अब आपको अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। तो अभ्यास हेतु आप
कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर या कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का कोई भी ऐसा गुटका या फिर पुराने जितनी भी पेपर हुए उनकी कोई भी गाइड लेके आओ और उनसे आप हर दिन 20-25 प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से न केवल एक्यूरेसी आएगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्ड होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, पाठ्यक्रम अच्छे से 3-4 बार पूरा हो उसके बाद ही प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपकी तैयारी का जो है वो मापन हो सकेगा। तो मैं इस पूरी वीडियो को सार स्वरूप वापस बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सही निर्णय लीजिए कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। निर्णय लेने के बाद में उस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम लाइए, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक किताबें लाइए और उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या NCERT उनके साथ 4 बार उन किताबों की रीडिंग कीजिए। चौथी बार आप नोट्स बनाइए। ये सारा करने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। इस हेतु आप पुराने प्रश्न पत्र भी ला सकते हो और या फिर मॉडल टेस्ट पेपर भी ला सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और यह प्रक्रिया एग्ज़ाम तक जारी रखिए। एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ जाती है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि अभी फर्स्ट ग्रेड में हुआ, तो अभ्यर्थी ये समझने में भूल कर जाते हैं परीक्षा स्थगित नहीं हुई है, डेट आगे बढ़ी है। डेट आगे बढ़ी है इसका मतलब कभी न कभी एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आप अपनी तैयारी एग्ज़ाम तक जारी रखिए। अगर आप बीच में अगर तैयारी छोड़ दोगे तो आपने जो पहले तैयारी की थी उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए ये सारी प्रक्रिया आप निरंतर दोहराते जाइए और परीक्षा तक अगर आप ये सब करने में सफल होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी असफल नहीं कर सकता। इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर अभ्यर्थी घर बैठे अच्छे से अच्छे वो पढ़ सके, सफलता हासिल कर सके। आपका प्रेम और स्नेह जो मुझे मिल रहा है, मेरी उम्मीद रहेगी, अपेक्षा रहेगी कि आगे भी ये प्रेम और स्नेह मिलता रहे। और सारे अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि भविष्य में वापस यही स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं जारी करूँगा और साथ साथ में एक विषय की सीरीज़ और संभवतः इतिहास की इस सीरीज़ जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन उसको भी समय लगेगा, करीबन 1 से 2 महीने लगेंगे। और जैसे ही मेरा पूरा सेटअप हो जाएगा उसके बाद हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँगा। आप सभी अभ्यर्थियों का, साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग निरंतर इस चैनल पर बने हुए हैं, कंटिन्यू सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आपका जो प्रेम है ये हमारे इस चैनल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसी मेरी आप सभी से उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। पुनः धन्यवाद।